आजकल एक वक्फ एक्ट की बहुत चर्चा हो रही होगी, सुना होगा आपने। इसको 4 साल पहले मैंने चैलेंज किया था। हमारा यही काम है, हमारा काम है कि बिस्तर के नीचे जहां जहां सांप पड़ा हुआ है, उस बिस्तर के पर्दे को हटा, चद्दर को हटा के ये दिखा देना इधर सांप है। सारे सांप को नहीं, मैं नहीं मार सकता, कुछ सांप आप लोगों को भी मारना पड़ेगा। मैं तो केवल वो खोल खोल के दिखा सकता हूं कहां कहां सांप पड़ा हुआ है। हमारी पीआईएल भी ऐसी होती है, कुछ पिटीशन जजों को जगाने के लिए, कुछ पिटीशन सरकार को जगाने के लिए, कुछ पिटीशन समाज को जगाने के लिए। जैसे जब मुझे पता चला कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं और 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। तो मैंने सोचा कि इसको बताऊं कैसे, क्योंकि सब सोने वाले, आराम करने वाले लोग, इनको जगाऊं कैसे। तो मैंने एक उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। मैं इंजीनियर रहा पहले, इसलिए वो प्रैक्टिस यूज की जाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जो आप सीधे नहीं कह सकते उसको उल्टा करके बोलो। मैंने पीआईएल फाइल किया कि भाई देखो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। एक काम करो, इनको माइनॉरिटी का दर्जा दे दो, इनको अल्पसंख्यक घोषित कर दो। तो उसके बाद चर्चा हुई, लेकिन बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। अभी कुछ दिन पहले मेरा शिलांग में कार्यक्रम था। मैं शिलांग में गया, तो मैं जहां जाता हूं सामान्यतः वहां एक बार गूगल करके देख लेता हूं आसपास का मंदिर कौन सा है। मैंने सर्च किया तो पता चला शिलांग में हमारा एक शक्तिपीठ है, हमारे 51 शक्तिपीठ है ना दुर्गा जी के, उसमें से एक शक्तिपीठ शिलांग में, उसको जयंतेश्वरी कहते हैं, जहां माता की जांग गिरी थी, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने आयोजकों से बोला कि जरा मुझे जयंतेश्वरी चलना है। पहले मुझे इनवाइट करते रहे, मैंने कहा नहीं मुझे जाना, दर्शन करना है। ले गए, वहां पहुंचे, बोले आ गया मंदिर। हमने कहा मंदिर? बोले हाँ, वहां मेन गेट ताला बंद है, मतलब ऐसे कुंडी लगी है, कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं। अंदर घुसे, हमने कहा मंदिर कहां है? बोले ये मंदिर। बाहर से कुंडी लगी हुई, न कोई पुजारी न कोई भक्त, और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। क्यों ये हालत हो गई? क्योंकि हिंदू वहां खत्म हो गए। हिंदू खत्म हो गए तो फिर मंदिर में आपके पूजा करने वाले भी खत्म, पुजारी भी खत्म। मैंने कहा कि पुजारी कौन है? तो कई वर्षों से वहां के जो पुजारी हैं वो देशमुख फैमिली है पुणे की, वही वहां पूजा करती है, कई ऐसे वंश के आधार पर। मैंने अनिल देशमुख को फोन किया, वहां उनका नंबर लिखा हुआ था। हमने कहा कि भाई मैं जयंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने आया हूं। बोले साहब बिल्कुल आप सही जगह खड़े हो। तो हमने कहा आप कहां हो? बोले मैं तो कहीं और हूं। पूजा कैसे करूं? बोले कुंडी खोल लीजिए, जाके पूजा कर लीजिए। हमारा शक्तिपीठ है। क्यों? क्योंकि वहां की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और डेमोग्राफी बदली पिछले 75 साल में। डेमोग्राफी ये पहले जितनी बदली थी उतनी तो बदली है, पिछले 75 ईयर्स में बदली है। नाइनटीन 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया, इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव जी ने उसको और मजबूत किया। 1995 में तो उसको पूरा मगरमच्छ बना दिया, जहां उंगली रख दे वही जमीन वक्फ, ऐसी पावर दे दिया। और 2013 में जाते जाते और दे दिया कि सर्वे करने की भी जरूरत नहीं हुई, ऑफिस में बैठे बैठे कह दे वो जमीन हमारी है तो हो गई। मतलब केवल यह कहना है यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आता था, हो गई वक्फ। और उसमें कहा क्या कानून में कि आप केवल एक पेपर में नोटिस दे दो कि फलाने जमीन वक्फ की है, लेकिन यह भी नहीं बताया कौन से पेपर में। तो भारत में ऐसे बहुत सारे पेपर छपते हैं जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है। ऐसे पेपर है ना, 4-4 पन्ने वाले, 5-5 पन्ने वाले। तो ये वक्फ वाले क्या करते हैं, उन अखबारों में लिख देते हैं कि फलाने जमीन वक्फ की है, और 30 दिन के अंदर आपने जवाब नहीं दिया, 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया, तो वो जमीन किसकी हो गई? वक्फ बोर्ड केवल एक्सटॉर्शन ही नहीं करता, वक्फ बोर्ड कन्वर्जन भी करता है। अमीरों को नोटिस भेज भेज के पैसा वसूलता है, और गरीबों को नोटिस भेज के, ट्राइबल्स को नोटिस भेज के कहता है या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी जमीन वो प्रॉपर्टी हो जाएगी।
वक्फ बोर्ड की नोटिस को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको कहां जाना पड़ेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने, जो राज्य में एक होता है। तो चलो, आप बॉम्बे में नोटिस आई तब तो आप चले गए, नजदीक है। लेकिन महाराष्ट्र का कुछ एरिया तो ऐसा भी होगा अमित जी, जो यहां से 500-600 किलोमीटर दूर होगा, गढ़चिरौली है और भी एरियाज है, ठीक है। मतलब भोपाल में वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, झबुआ वहां 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ के आदिवासियों ने कभी अपनी लोकल तहसील नहीं देखी, अपना लोकल कभी उन्होंने कोर्ट नहीं देखा, वहां वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के कहता है ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, या तो कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो जमीन तुम्हारी जाएगी। वो आदिवासी कहां से लड़ेगा? उसको कुछ पता ही नहीं, उसने कभी अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी। भोपाल कहां से आएगा? 700 किलोमीटर दूर कहां से आएगा? और ये कानून बनाया है भारत के संसद के अंदर बनाया गया, एक से बढ़कर एक घटिया कानून बना बना के। मैंने कहा ना, जो काम मुगलों ने छोड़ा था और जो काम अंग्रेजों ने छोड़ा था, वो सारा का सारा काम किया गया इन्होंने। एक तरफ सरकार 1976 में 1975 में इमरजेंसी लगाती है, 76 में इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द जोड़ देती है। और एक चीज आप बहुत, इसमें मैंने जो सेकुलर शब्द आया हुआ है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इनफैक्ट 21 या 22 अक्टूबर को फिर मैटर लगा हुआ है। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा, 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया, और दिसंबर 76 में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। मतलब लोकसभा थी ही नहीं। इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टेन्योर केवल एक्सटेंड किया गया था इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, भाई कोई अर्जेंट काम है उसके लिए। और उन्होंने इमरजेंसी में दौरान भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया। प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और उस इमरजेंसी में जब सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में, सारे विपक्षी नेता जेल में, कुछ जेल में, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ विदेश में, कुछ तो ऐसे भी थे विदेश भाग गए थे डर के मारे, और उस दौरान सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। एक तरफ सेकुलर शब्द और एक तरफ मजहब के आधार पर वक्फ एक्ट। ये दोनों काम केवल एक ही पार्टी कर सकती है, दूसरे के बस की तो नहीं। अब दो ही तरीका है। भारत में मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं है, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। भारत का संविधान ये कहता भी है, भाई मजहब के आधार पर डिवीजन हो चुका है तो मजहब के आधार पर कुछ नहीं होगा। तो एक तरीका यह है कि इसको खत्म कर दिया जाए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड हो, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड हो। अदरवाइज जैसा वक्फ एक्ट है ऐसा हिंदू एक्ट भी बनना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है 7 मेंबर्स का, ऐसे हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए। जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल में जितने हैं सारे मुस्लिम्स होते हैं, वैसे हिंदू बोर्ड में सारे हिंदू होने चाहिए। तो जहां जहां वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड उंगली कर रखता है और कहता है ये प्रॉपर्टी हमारी है, वही पावर हिंदू बोर्ड को भी मिलनी चाहिए। जहां जहां उंगली रखे वो प्रॉपर्टी उसकी। फिर तो काशी का मुकदमा भी वक्फ हिंदू बोर्ड में चलेगा, कोर्ट में थोड़ी चलेगा। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जहां जहां हिंदू उंगली रखते जाएंगे वो सारे मुकदमे कोर्ट से ट्रांसफर हो के कहां जाएंगे? हिंदू बोर्ड में। बैलेंस तो तभी होगा ना। भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, सबके लिए एक विधान। तो या तो सेकुलर शब्द हटा दिया जाए, हिंदू के लिए अपना बोर्ड, बहाई के लिए अपना बोर्ड, पारसी के लिए अपना बोर्ड, यहूदी के लिए अपना बोर्ड, सबका अपना अपना बोर्ड हो, अपना अपना ट्रिब्यूनल हो, जिसको जिसको जहां मन मौका मिले अपनी अपनी उंगली रख रख के बता दें हमारा है, हमारा है, हमारा। लेकिन उसमें बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो पिछले 500 साल की प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कह सकता है, 15वीं शताब्दी के पहले तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि बाबर के पहले तो यहां सब हिंदू थे 100%। लेकिन हिंदू बोर्ड वाले कहां कहां बता सकते हैं? भगवान राम का घोड़ा जितना गया था, भगवान राम का घोड़ा जहां जहां गया वो सारा हिंदू प्रॉपर्टी। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था,
तो जहां तक युधिष्ठिर का राज था, जहां अर्जुन राज कर रहे थे, जहां भीम कर रहे थे, जहां नकुल कर रहे थे, जहां सहदेव कर रहे थे, जहां उनके बच्चे कर रहे थे, रिसर्च करने में सब मिल जाएगा उनके बच्चे कहां कहां राज कर रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था। पहला गांव इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को आज की डेट में दिल्ली कहते हैं, तो यानी दिल्ली की 100% प्रॉपर्टी किसकी हो गई? दूसरा गांव उन्होंने मांगा तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ को फरीदाबाद कहते हैं, यानी पूरा फरीदाबाद किसका? जोर से बोलो भाई। तीसरा गांव पानप्रस्थ, पानप्रस्थ को आज की डेट में पानीपत कहते हैं, यानी पूरा पानीपत। चौथा गांव सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ को सोनीपत कहते हैं, पूरा सोनीपत। पांचवा गांव गजप्रस्थ, गजप्रस्थ को गाजियाबाद कहते हैं, पूरा गाजियाबाद किसका? तो पूरा मुंबई से लेके समुद्र इधर से लेके और उधर तक पूरा का पूरा जितना बचा हुआ भारत किसका हो जाएगा? इसलिए ज्यादा चालाकी न करें, सरकार जो बिल लाई है उसको चुपचाप मान लें, इसमें भलाई है, इसी में भलाई है, क्योंकि ज्यादा छेड़ने पे मुसीबत बड़ी हो जाएगी।